हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वाचिंग अभ्यास एजुकेशन हब। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था और लेक्चर नंबर 11 से हम उन चीज़ों को देखेंगे जो अभी तक कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है और क्या क्या चीज़ें आगे कवर करना बाकी है। आई होप कि इस लेक्चर में मैं आपको जितना सारा चीज़ बाकी है वो कवर करने की कोशिश करूंगा, एक्सेप्ट पास एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अभी तक बनाए थे और इनमें क्या क्या चीज़ों को हमने देख लिया। देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारा लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ पुराने लेक्चर्स को देख लेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इधर लिखते हैं हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इधर हम लोग टू नेट लॉस लिखते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ। तो टू नेट लॉस किधर आ जाता है, डेबिट साइड। फिर हमने इससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने देख चुका है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, जस्ट लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। अब इसके अलावा बाकी जो सारी चीजें छूट गई है उन चीजों को हम लोग एक एक करके इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे क्या क्या छूट गया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला चीज हो गया आपका सैलरी, दूसरा हो गया कमीशन, तीसरा हो गया जनरल रिजर्व। ये तीन चीज है, जनरल रिजर्व, सैलरी और कमीशन। इन तीनों चीज को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। पर ये तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर की चीजें हैं। इससे बाहर भी कुछ चीजें हैं जो विच आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उन सारी चीजों को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। जैसे मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का सैलरी, या एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का कमीशन, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं आता। उन सारी चीजों को भी हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व से। कहां से स्टार्ट करेंगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, ठीक है। देखो, जनरल रिजर्व क्या होता है पहले तो वो समझ लो। जब कभी भी फर्म को प्रॉफिट होता है, जब कभी भी फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के पैसे को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। कितने हिस्सों में बांट देते हैं, दो हिस्सों में। एक हम इन्वेस्टर्स को दे देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, है ना। गवर्नमेंट को तो टैक्स देते हैं, वो देते ही है कॉर्पोरेट टैक्स। तो हमने क्या कर दिया, कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दे दिया और कुछ पैसा हम बचा के रख लेते हैं फर्म में। इसको हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। और रिटेन्ड अर्निंग को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है रिजर्व और एक होता है आपका प्रोविजन। ठीक है, तो व्हाट इज रिजर्व? Reserve is a part of retained earning or we can say part of profit which is not distributed to the investors or owner। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर या फिर इन्वेस्टर्स को नहीं दिया गया है, कंपनी में या फर्म में रख लिया गया है फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर के यूज के लिए, ताकि अगर कोई अनफोर्सिन लाइबिलिटीज हो तो उनको हम लोग क्या कर सके, कवर कर सके। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपके पापा को 10,000 सैलरी मिला, मान लो कितना सैलरी मिला, 10,000। अब हो सकता है इस 10,000 में 6,000 पापा के खर्चे हो गए, आपके घर के एक्सपेंसेस में हो गए, आपके ट्यूशन की फीस में हो गए, स्कूल के फीस में हो गए, जो भी, एक एग्जांपल है। और पापा ने 40,000 आपका क्या कर लिया, बचा के रख लिया। तो ये 40,000 क्या हो गया आपका, रिटेन्ड अर्निंग। अब इस 40,000 में भी पापा दो तरह का बचा के रखे हैं। एक उन चीज़ों के लिए बचा के रखे जो उनको पता है, जैसे मान लो कि मेडिकल में खर्चा होना है, उनको पता है कि मेडिकल में खर्चा होना है ना। तो मेडिकल के लिए मान लो उन्होंने निकाल के रख दिया 15,000। कितना निकाल के रख दिया, 15,000। और बच गया हमारे पास 25,000, जो बचा तो है पर हमको पता नहीं है कि क्यों बचा के रखें। तो इसको क्या कहते हैं, रिजर्व। अब ये रिजर्व कहाँ से निकल रहा है, ये रिजर्व कहाँ से निकल रहा है, इस सैलरी से। सैलरी से मतलब क्या हो गया आपका, प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी से मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट का हिस्सा को निकाल रहे हैं, किस लिए, रिजर्व के लिए। अब ये बताओ नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाता है, नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यहां देख सकते हैं नेट प्रॉफिट हमारा कौन से अकाउंट में गया हुआ है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसी नेट प्रॉफिट से तो हमारा जनरल रिजर्व निकल के आएगा। इसीलिए यहां पे आपको देखो जनरल रिजर्व यहां पे शो हो रहा है कि जनरल रिजर्व हम क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड शो कर रहे हैं। डेबिट साइड शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है और प्रॉफिट को डिक्रीज करने वाले आइटम डेबिट साइड और इंक्रीज करने वाले आइटम कहां पे लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब जनरल रिजर्व क्या है देखते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो
चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन एज इट इज केप्ट असाइड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। देखो मैंने आपको बताया कि जनरल रिजर्व जो है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है, बाहर नहीं आता। क्यों आता, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से ही निकाला जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज गिवन आफ्टर ऑल अदर एप्रोप्रिएशन इन एसेंस टू जनरल रिजर्व इज नॉट ट्रांसफर इन द एब्सेंस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब ये हो गया कि जो जनरल रिजर्व है हम तभी देंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप जनरल रिजर्व कहां से निकालें। जैसे मैंने बोला कि आपके पापा का सैलरी 10,000 है और 10,000 में 6,000 खर्चा कर दिए और निकाल दिए, बाकी आपके लिए 4,000 रुपये बचा के रख लिए। अब मैं ये बोलता हूं कि पापा का सैलरी 10,000 है और सारे 10,000 खर्चा हो गए, तो हमारे पास कुछ बचा क्या, नहीं बचा। और जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो हम सेविंग में कहां से डालेंगे। तो सेम कहानी यहां पे भी है, जनरल रिजर्व तभी बनाया जा सकता है जब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जनरल रिजर्व सारे खर्चों को काटने के बाद बनाया जाता है। खर्चों को काटने से पहले अगर हम जनरल रिजर्व बनाएंगे तो हम खर्चा नहीं कर रहे हैं और घर में सेविंग करके रखे हैं तो कैसे चलेगा। जैसे मान लो आपके लिए नेसेसरी खर्चा है कि हमको रोटी कपड़ा मकान कहते हैं जिसको, है ना, बेसिक नीड्स हो गए। तो मान लो आपको फ्रूट्स का रिक्वायरमेंट है या वेजिटेबल्स का घर में रिक्वायरमेंट है, पापा बोलते नहीं हम सब्जी नहीं खाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन वो अकाउंट में 4,000 रुपये बचा के रखते हैं। तो अब आप ये बताओ कि ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हम पैसा बचा के रखें और हमारा खुद का जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। तो जनरल रिजर्व सारे एक्सपेंस को निकालने के बाद जब पैसा बचेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व बनाएंगे। तो सेकंड पॉइंट का वही मतलब था। थर्ड पॉइंट देखो, इट इज गिवन आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट एज इंस्ट्रक्टेड। इसके अलावा एक पॉइंट और यहां पे लिखा नहीं है, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। और चलिए तीसरा मैं आपको समझाते समझाते बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। देखो, कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग, इसका मतलब ये है कि जैसे यहां पे आप देख सकते हो, मैंने बताया रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, तो यहां पे आपको रिटेन्ड अर्निंग दिख रहा है। अब ये बताओ कि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो इस साल का नहीं है, ये हर साल का जुड़ते 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 जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे आपके पापा ने पिछले साल 10,000 सेव किया, इस साल 10,000 सेव किया, पिछले साल 10,000 सेव किया, तो टोटल सेविंग आपके पास कितना हो गया, 30,000। अब आप बोलेंगे कि उस 30,000 में से हम जनरल रिजर्व निकाल लें, तो नहीं, आप इस साल के प्रॉफिट से जनरल रिजर्व निकाल सकते हो, पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल के लिए जनरल रिजर्व नहीं निकाल सकते। तो ये फोर्थ पॉइंट का मतलब वही है कि कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो पैसा पुराना बचा हुआ वहां से आप लोग जनरल रिजर्व नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जनरल रिजर्व कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं थोड़ा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं, कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए जनरल रिजर्व को हम लोग कहां पे शो करते हैं, यहां पे शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट के डेबिट साइड शो करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड शो करते हैं। लेकिन यहां पे कितना अमाउंट लिखा जाए, यहां पे 10,000 लिखें, 5,000 लिखें, 2,000 लिखें, 1 लाख लिखें, ये अमाउंट का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको जर्नल एंट्री करने बोलता हूं तो जर्नल एंट्री आप लोग क्या करोगे, बहुत सिंपल है जर्नल एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट 3 जगहों से निकाला जा सकता है, 3 तरीका है हमारा। सबसे पहला हमको क्वेश्चन बोल दे इस नेट प्रॉफिट का निकालें, किसका निकालें, नेट प्रॉफिट का। देखो जनरल रिजर्व हमको परसेंटेज में देगा, अमाउंट में नहीं देगा, परसेंटेज में देगा, तो बोलेगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। दूसरा बोलेगा परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट पता है तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट पता होगा, तो यहां पे जो बैलेंस आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, लॉस के केस में तो हम देंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड को और उसके बाद ये सारे आइटम जो आपको डेबिट में दिख रहे हैं इन सबको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और तीसरा है परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो चलो तीनों को समझते हैं। देखो जो जनरल रिजर्व है ये 3 चीजों से निकाला जा सकता है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, सेकेंड परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, थर्ड परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए मान लो अगर क्वेश्चन है मुझे यहां पे दिया 1 लाख रुपीस, कितना दिया है, 1 लाख रुपीस। ठीक है,
तो 1 लाख का मान लो मुझे जनरल रिजर्व निकालने बोल रहा है 10%। जनरल रिजर्व कितना बोल रहा है 10%, तो मैं यहां पे निकालूंगा 10% ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 10% दैट इज 10,000। हमारा जनरल रिजर्व कितना आ गया 10,000। सिंपल है। दूसरा अगर आपको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का निकालो, तो पहले तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाले, मान लो इधर 1 लाख है, अब मान लो हमको इंटरेस्ट देना है, देखो अलग अलग अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे। मान लो पार्टनर को इंटरेस्ट देना हमको 20,000, जितने भी पार्टनर होंगे सबको मिला के हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं 20,000। फिर वैसे ही मान लो जितने भी पार्टनर उनको कमीशन हम लोग दे रहे हैं, चलिए आप ले लीजिए 20,000, कितना हो गया 20,000, 40,000 हो गया। और सैलरी मान लो सभी पार्टनर को हम लोग देते हैं 6,000, एग्जाम्पल के लिए है ये, कितना दे दिए 6,000, तो 20 + 20 + 6 कितना हो गया टोटल 46,000। तो अब हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया भाई 1 लाख में आप क्या कर दो इसको माइनस कर दो, तो 1 लाख माइनस 40,000 60, 60 माइनस 6,000, एक काम करो इसको 4,000 ले लेता हूं मैं, 60 माइनस 4,000 तो ये हो गया 56,000। इसका एक्चुअली 11 का मल्टीपल में लेना था ताकि मेरे को आगे समझाने में आसान हो। मैं इसको 66,000 लेता हूँ और अमाउंट को इधर अल्टर कर लेते हैं, तो 66 + 4 70, तो इसको हम लोग 10,000 कर देते हैं। चलिए ये कितना हो गया 10,000। अब देखिए 1 लाख हो गया हमारा क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट 20,000 ऑल दी पार्टनर, कमीशन ऑल दी पार्टनर 10,000 और 4,000 सैलरी, तो टोटल कितना होगा 20 + 10 30 + 4 34,000। सो 1 लाख माइनस 34,000 कितना हो जाएगा आपका 66,000। अब ये हो गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट का हमको कितना परसेंट निकालना है 10%, तो 10% हो गया आपका 6600, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 6600 और अगेन इस 6600 को 66,000 से माइनस कर देंगे, उसके बाद हमारा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा, ठीक है। अब तीसरा समझेंगे, हमको बोल रहा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, है ना, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पे क्या करना है, देखो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 66,000, तो 66,000 डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 66,000, तो 66,000 इंटू रेट 10% अपॉन 110, 100 प्लस रेट 10% 110, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6,000। तो ये हो गया हमारा 6,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व, और 66 में 6 माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा 60,000। तो ये हो गया जनरल रिजर्व कैसे निकाला जाता है, कहाँ पे शो किया जाता है, मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। याद रखेंगे जनरल रिजर्व कैन नॉट बी गिवन इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में जनरल रिजर्व नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, जनरल रिजर्व तब भी नहीं दिया जाएगा अगर प्रॉफिट हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि हमारे पास 1 लाख प्रॉफिट है। अब देखो मान लो इस अमाउंट को मैं मिटाता हूं फटाफट, ठीक है, चलिए ये मिटा लिए। अब 1 लाख प्रॉफिट है, हमको मान लो इंटरेस्ट देना है 50,000, मान लो हमको 40,000 कमीशन देना है और सैलरी देना है मान लो 10,000, तो अब कितने हो गए टोटल 1 लाख। इधर भी कितना हो गया 1 लाख। अब देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट तो है और हमको क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10% क्या देना है जनरल रिजर्व, तो नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व कितना हो गया 10,000। पर आप देखो 1 लाख में सारा एक्सपेंस खत्म हो गया, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो उस कंडीशन में भी हम लोग जनरल रिजर्व नहीं देंगे। जनरल रिजर्व के लिए हमारे पास पैसा बचना चाहिए, तभी हम जनरल रिजर्व देंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का टॉपिक आपका हो गया खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जनरल रिजर्व खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सैलरी एंड कमीशन, इन दोनों टॉपिक को मैं आपको एक साथ समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहला समझते हैं हम लोग सैलरी को, किसको समझेंगे सैलरी एंड देन कमीशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है सैलरी। देखो जो सैलरी है ना वो 2 लोगों को दिया जाता है, एक दिया जाता है पार्टनर को दिया जाएगा और दूसरा हम एम्प्लॉय या मैनेजर को देंगे, दोनों एक ही हो गया, ठीक है, मैनेजर या फिर एम्प्लॉय को। तो अब ध्यान से समझना कि पार्टनर को अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर का सैलरी कहां से देंगे, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देंगे। अभी हम लोग ऊपर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे, यहां पे देखो, तो यहां पे जो सैलरी लिखी है वो किसका सैलरी, ये सब पार्टनर का ही है, ये सब क्या है पार्टनर का है, हम पार्टनर को यहां पे देंगे, ठीक है। तो जब हम सैलरी देंगे पार्टनर को तो कहां पे देंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स देंगे। तो ये हो गया चार्ज टू एप्रोप्रिएशन, क्या हो जाएगा ये चार्ज टू एप्रोप्रिएशन। दूसरी बात, जब हम एम्प्लॉय या मैनेजर को सैलरी देंगे तो हम इसको
कहां से देंगे? पी एंड एल अकाउंट से देंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर से रिलेटेड चीजों को ही लिखते हैं। ये जो है हमारा एम्प्लॉय या मैनेजर, ये पार्टनर नहीं है, तो इसको हम लोग कहां देंगे? पी एंड एल अकाउंट में दे देंगे, मतलब नेट प्रॉफिट आने से पहले ही दे देंगे, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट है, ये देना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। तो इसको पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब इसका अगर जर्नल एंट्री करने बोला जाए तो क्या हो जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और यहां पे क्या हो जाएगा? पी एंड एल अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और नरेशन में आप लिख सकते हैं सैलरी ऑफ एम्प्लॉय और मैनेजर, और यहां पे सैलरी ऑफ पार्टनर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it is not given in absence of partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम सैलरी पार्टनर को नहीं देंगे, ठीक है। हम कभी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं, किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन देंगे, ओनली सैलरी नहीं, कमीशन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखो पी एंड एल अकाउंट को हमको पार्टनरशिप डीड से मतलब नहीं, भाई पार्टनरशिप डीड तो पार्टनर के लिए बना है ना, मैनेजर एम्प्लॉय के लिए तो नहीं बना है, तो ये गिवन होगा इन एनी केस। सो इट इज अलाउड इन एनी केस इवन देयर इज अ लॉस और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट है या लॉस उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट देखेंगे कि यहां पे तभी दिया जाएगा गिवन ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द फर्म। अगर प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, एंड अप टू एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्या होता है ये समझना। देखो मैंने बोला कि सैलरी जो है वो पार्टनर को तभी दिया जाएगा जब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा, मतलब लॉस के केस में नहीं देंगे। लेकिन जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें भी देखना पड़ेगा कि सफिशिएंट है कि नहीं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 10,000, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 10,000, और हमको सैलरी देना है ए को और बी को। तो मान लो ए को सैलरी देना है 5,000 और बी को सैलरी देना है 5,000, तो टोटल कितना हो गया 10,000। तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है सैलरी देने के लायक, तो हम पूरा सैलरी ए और बी को दे देंगे। अगर कम भी देना होता, मान लो हमको ए को सैलरी देना होता 3,000, तो टोटल कितना हो गया 8,000, टोटल कितना हो गया 8,000। तो इस कंडीशन में भी हम पूरा सैलरी दे देते। लेकिन अब समझना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 10,000, और हमको इनको सैलरी देना है, ए को देना है 10,000 और बी को देना है 5,000, तो टोटल सैलरी कितना हो गया 15,000। तो हमारे पास तो 15,000 अवेलेबल प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम पूरा दे पाएंगे क्या सैलरी? नहीं। हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे एप्रोप्रिएशन का, मतलब इसी का रेशियो निकालेंगे। तो इसका अगर आप रेशियो निकालोगे सैलरी का तो क्या हो जाएगा 10 2 जा और 5 1 जा, मतलब सॉरी 5 1 जा और 5 2 जा, तो मतलब हमको 2:1 में देना पड़ेगा। किसको? इस 10,000 को। तो 10,000 को 2:1 में बांट देंगे ए और बी के बीच में, और उतना ही सैलरी दे पाएंगे। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7,500 इसको मिलेगा और 2,500 किसको मिलेगा, सॉरी हाँ ठीक है 7,500 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। 15,000 टोटल है ना, ओके टोटल 15,000। तो हमको क्या करना है, इस 10,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, मतलब डिवाइड बाई 3, और इंटू ए के लिए क्या करेंगे 2 और इंटू बी के लिए क्या करेंगे 1। तो लगभग 3,333 रुपीज बी को मिलेगा और 6,667 रुपीज किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ये हो गया आपका गिवन अप टू एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, और यहां पे तो मैनेजर को सैलरी देने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लास्ट पॉइंट ये समझना आप, जब हम सैलरी देंगे किसको, एम्प्लॉय या मैनेजर को या पार्टनर को, तो पार्टनर का सैलरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है और मैनेजर या एम्प्लॉय का सैलरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाहर आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट लिखा, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा ये है नेट प्रॉफिट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलो मैं काफी चीजों को मिटा दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है।
तो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये आया हुआ कहां से? पी एंड एल अकाउंट से, पी एंड एल अकाउंट से। मतलब इसमें से मैनेजर का सैलरी या एम्प्लॉय का सैलरी माइनस हो चुका होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि इस प्रॉफिट में से अभी तक मैनेजर या एम्प्लॉय का सैलरी माइनस नहीं हुआ है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा, वो भी वर्किंग नोट में बाहर। जैसे मैं बोलता हूं कि हमारा नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपीस, लेकिन इस 1 लाख रुपीस में मैनेजर का सैलरी है 10,000 या एम्प्लॉय का, और जो अभी तक माइनस नहीं हुआ है। सो नेट प्रॉफिट 1 लाख बिफोर मैनेजर सैलरी या बिफोर एम्प्लॉय सैलरी 10,000। तो बिफोर बोल रहा तो हमको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हम माइनस कर देंगे और बचा कितना? 90,000। अब ये 90,000 को यहां पे लिखेंगे, 1 लाख को नहीं लिखेंगे। हम कितने को लिखेंगे? 90,000 को। आया मेरी बात समझ में? ठीक है। तो अगर मैनेजर या एम्प्लॉय का सैलरी माइनस नहीं हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा, और हो चुका है तब कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पार्टनर की तरफ। पार्टनर का सैलरी माइनस नहीं हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में माइनस होगा। देखो हम यहाँ पे डेबिट साइड लिखते हैं सैलरी को, तो नेट प्रॉफिट में से बाद में ये सैलरी माइनस होगा। लेकिन अगर पहले से माइनस हो गया है तो क्या करेंगे? तो अगर पहले से माइनस हो गया है तो हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1 लाख आफ्टर, देखो आफ्टर पार्टनर सैलरी ऑफ 20,000। तो पार्टनर का सैलरी 20,000 माइनस ऑलरेडी हो चुका है। मतलब जो हमारा प्रॉफिट होगा पहले, उसमें से 20,000 क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है। तो सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, बिफोर बनाना पड़ेगा। तो इसको प्लस कर देंगे, माइनस हो चुका है इसलिए, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000, और ये 1,20,000 यहाँ पे शो होगा। फिर बाद में यहाँ पे वो 20,000 ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा कितना? 1 लाख ही। ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर या बिफोर दिया है, किसका दिया वो समझना। तो पार्टनर का सैलरी एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा और मैनेजर या एम्प्लॉय का सैलरी बाहर कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो आई होप कि सैलरी का टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इसमें भी कुछ पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। चलिए देखते हैं। पॉइंट विच आर नॉट पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन बट पार्ट ऑफ P&L, वही हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या है? एक मिनट, सैलरी वाला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पे टू, अच्छा चलो सैलरी तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो हमने जो देखा वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सैलरी और सैलरी ऑफ पार्टनर या सैलरी ऑफ एम्प्लॉय या फिर मैनेजर कैसे करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल रिजर्व। सैलरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म। देखो जो लोन होता है, अगर हम बात करते हैं लोन की, देखो यहां पे मैं एग्जांपल के लिए 2 पार्टनर बनाता हूं। ये एक पार्टनर है चुन्नू और ये एक पार्टनर है मुन्नू। ठीक है। तो ये भाई साहब क्या नाम है? चुन्नू, और ये भाई साहब का क्या नाम है? मुन्नू, और दोनों पार्टनर है। और इधर है हमारा फर्म। ठीक है। तो देखो चुन्नू फर्म से लोन ले भी सकता है और दे भी सकता है, ये भी लोन दे सकता है और ले सकता है। तो इन चारों को हमको एक एक करके देखना है। ठीक है। चलिए देखो, मान लो चुन्नू ने फर्म से लोन लिया, फर्म से लोन लिया, या एग्जांपल से समझ लो दिया। तो लोन चुन्नू ने फर्म को पे किया और फर्म से मुन्नू ने लोन लिया। ठीक है। तो यहां पे देखो लोन बाय पार्टनर टू फर्म, और यहां पे लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है। यहां पे क्या था? लोन बाय पार्टनर टू फर्म, और यहां पे क्या था? लोन बाय फर्म टू पार्टनर। तो अब अगर चुन्नू के केस में देखा जाए तो यहां पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा, यहां पे फर्म इंटरेस्ट क्या करेगा? पे करेगा, और यहां पे मुन्नू इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा। तो देखो चुन्नू के लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? इनकम हो गया, और मुन्नू के लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा अभी तक। तो इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं फर्म को, तो हमारे लिए पार्टनर के लिए एक्सपेंस और फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। और अगर फर्म इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, और पार्टनर के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। पर एक चीज ध्यान से समझना, अगर चुन्नू ने फर्म को लोन दिया है, चुन्नू ने फर्म को लोन दिया है, तो जब ये लोन दे रहा है उस समय ये पार्टनर नहीं माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा? क्रेडिटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्रेडिटर माना जाएगा। क्योंकि जब आप अपने ही फर्म को लोन के रूप में पैसा दे रहे हो तो आप पार्टनर नहीं हो, आप क्या हो?
क्रेडिटर हो, और आपको क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, पार्टनर की तरह नहीं, इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आया समझ में? और हालांकि यहां पे तो फर्म से इसने इंटरेस्ट लिया, तो ये तो पार्टनर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि मान लो जो फर्म इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनर को, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया, मैं यहां पे लिखते हुए चलता हूं। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, इनकम फॉर पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर फर्म। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं पार्टनर को, ये एज अ क्रेडिटर दे रहे हैं, मतलब एज अ लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं। हालांकि ये इंटरनल लाइबिलिटी, पर हम लाइबिलिटी के रूप में पे कर रहे हैं। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट है। ये कौन से अकाउंट में आएगा? अलग से अकाउंट में आएगा। तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टनर को अगर एक्सपेंस देते तो अलग बात है, ये पार्टनर की तरह नहीं दे रहे, हम क्रेडिटर की तरह दे रहे हैं, तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा। और जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा तो हमको प्रॉफिट होने या लॉस होने से मतलब है क्या? नहीं, इट इज कंपलसरी पेमेंट, सो पेबल इवन इन केस ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस हो गया तब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, अगर दिया है तब तो ठीक है। देखो, पार्टनरशिप डीड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गया, मतलब ये लाइबिलिटी हो गया, हालांकि है तो इंटरनल लाइबिलिटी, पर ये एक्सटर्नल हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे पार्टनरशिप डीड होने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहां पे पार्टनर को पार्टनर की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको क्रेडिटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड है तब भी और नहीं है तब भी हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। लॉस है तब भी और प्रॉफिट है तब भी हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। आया इतनी बात समझ में? तो अब समझना कि जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे कर रहे हैं उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपलसरी पेमेंट है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा होगा, और अगर होगा तो हो सकता है हम उसमें लिख देंगे कि भाई 6%, 7%, 10% देना है। तो अगर एग्रीड रेट है, अगर आपने इंटरेस्ट रेट एग्रीड है कि एग्जांपल के लिए 10% पर एनम देना है, तो हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। लेकिन इफ नॉट एग्रीड या एग्रीमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। ये तो मैं आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था, जब रूल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बताता था। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। पहला पॉइंट, इट इज इनकम फॉर पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर फर्म। मैंने बता दिया, इनकम फॉर पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर फर्म। सेकेंड पॉइंट, शोन, ये इफ हो गया इन पी एंड एल अकाउंट, नॉट इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा, कौन से अकाउंट में शो होगा? पी एंड एल अकाउंट में शो होगा। नेक्स्ट, गिवन इवन इन केस ऑफ लॉस। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लॉस के केस में भी इसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 6% पर एनम के हिसाब से देना है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं तो, और अगर एग्रीमेंट है तो जितना इंटरेस्ट रेट लिखा है उतना हमको पे करना है। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट इफ नॉट येट डिडक्टेड। ये वैसा ही हो गया सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला केस। जैसे हमने क्या निकाला था, जनरल रिजर्व नहीं, इससे पहले हमने क्या निकाला था? सैलरी। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिखाया था ये देखो, ये 10,000 अगर माइनस नहीं हुआ था पार्टनर एम्प्लॉय का, तो हम लोग माइनस करते, तो सेम वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लो मुझे पार्टनर नेट प्रॉफिट दिया 1 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 1 लाख। और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन शुड बी पेबल एट 10,000। कितना पे करना है? 10,000। और ये अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है, अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है। तो आपको पहले इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। मतलब कोई भी अगर नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस नहीं हुआ है तो पहले वर्किंग नोट में माइनस कर लीजिए, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। आया समझ में? और अगर ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वही तो हमको चाहिए। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, इट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे बल्कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये हो गया, पार्टनर को जब इंटरेस्ट देगा फर्म तो उसके कैपिटल, देखो पार्टनर के लिए तो इनकम है तो कैपिटल अकाउंट में प्लस होना चाहिए, मतलब क्रेडिट साइड जाना चाहिए। पर यहां पे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम कहां ट्रांसफर करेंगे, लोन अलग से एक अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इसका कारण क्या है कि हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? देखो पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटसाइड लायबिलिटी। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी है, मतलब ये एक्सटर्नल है, हम पार्टनर को पार्टनर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम क्रेडिटर ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए अलग से एक लोन अकाउंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब ये बात को समझना, जब कभी भी कंपनी बंद होगा या जब कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा तो हम पार्टनर का पैसा वापस करेंगे, उनका जो कैपिटल लगा होगा वो वापस करेंगे। लेकिन रूल ये कहता है कि जब फर्म बंद होता है तो पार्टनर का पैसा बाद में वापस करना, आप बाहर वालों का पैसा पहले वापस करो। ये वैसे ही एग्जांपल है, समझना कि मान लो आपने अपने भाई से लोन लेके रखा हुआ है 10,000 रुपये, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ है ना, तो मान लो ये अपने पापा या अपने भाई से लोन लेके रखा हुआ है 10,000 रुपये आपने, और बाहर वाले से, बैंक वाले से लोन लेके रखा हुआ 10,000 रुपीज़। तो अब ये बताओ कि घर वाले का पैसा पहले वापस करें कि बाहर वाले का पैसा पहले वापस करें? तो रूल कहता है कि पहले आप बाहर वाले का पैसा वापस करो फिर घर वाले का पैसा वापस करना। तो समझना यहाँ पे जो पार्टनर को हम इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे रहे हैं वो बाहर वाली चीजें हैं, उनको पहले वापस करना पड़ेगा, फिर पैसा हमारे पास बचेगा तब हम क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल का पैसा उनको वापस करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम अलग से लोन अकाउंट बना रहे हैं। और लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस चैप्टर का पार्ट तो है नहीं वो, फिर भी बता देता हूँ। देखो सिंपल फॉर्मेट है, ये हो गया हमारा लोन अकाउंट का फॉर्मेट, इसमें भी डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर अमाउंट होता है, ये हो गया हमारा लोन अकाउंट का फॉर्मेट। तो मान लो किसी भी पार्टनर का लोन अकाउंट आप बनाते हो तो क्योंकि लोन अकाउंट इज अ लायबिलिटी फॉर फर्म, ये क्या है, लायबिलिटी है, और आपको 11th में आपने पढ़ा है कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड जाता है और डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, मान लो लोन अकाउंट, पार्टनर ने 1 लाख रुपए लोन दिया, किसको, फर्म को, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैलेंस BD, उसने हमें लोन दे दिया 1 लाख रुपए का, ठीक। अब इस 1 लाख पे 10,000 उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 10,000 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये बताओ लोन अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, तो लोन अकाउंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट का पैसा अभी उस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो 10,000 देखो मैंने इंटरेस्ट का पैसा ट्रांसफर कर दिए, और जब पैसा वापस करेंगे तो पूरा 1,10,000 इनको हम वापस कर देंगे टू कैश, कैश में या फिर बैंक से पैसा वापस कर दे, तो कैश में वापस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट माइनस आइटम, ठीक है। तो इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर हो, देखो लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट के, लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो अगर आपको मैं जर्नल एंट्री करने बोलूंगा तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, यही एंट्री होगा। क्योंकि ये क्रेडिट साइड है तो एंट्री में डेबिट हो जाएगा और हेडिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको लास्ट लेक्चर से बताते आ रहा हूं। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट पहला, जब ड्यू होगा, ड्यू मतलब अभी हम बोल रहे हैं कि हम पैसा आपको देंगे, दिए नहीं है, ये ड्यू है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया जनरल एंट्री कैसे होगा। दूसरा, जब हम उसको पे कर देंगे तो ये जो फर्म के लिए क्या है, ये इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किधर जाता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। आप 11 में बनाओगे, इंटरेस्ट अगर एक्सपेंस है तो किधर जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। तो P&L अकाउंट को क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और इंटरेस्ट को क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो ये हो गया क्लोजिंग ऑफ अकाउंट और ये हो गया ड्यू, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने देख लिया। लास्ट पॉइंट आपका देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय पार्टनर इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू मंथ यूज अपॉन 12। अब इसका मतलब क्या है, मंथ यूज का मतलब, जैसे अगर कोई पार्टनर 1 अप्रैल को लोन देता है तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे, तो 12 अपॉन 12। अगर कोई पार्टनर 1 अक्टूबर को लोन देता है फर्म को, तो कितने दिन पैसा यूज हो रहा है फर्म में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने यूज हो रहा है, तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, इसलिए 6 अपॉन 12। तो जितना दिन वो पैसा फर्म में यूज होगा उतने ही मंथ का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये हो गया सारा पार्टनर के इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगर इंटरेस्ट जो है पार्टनर पे करेगा फर्म को तो क्या होगा, मतलब लोन किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है फर्म को। अभी तक हम क्या देख रहे थे, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, और अब हमको क्या देखना है, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अभी तक कुछ लिखने का होगा तो आप प्लीज रिवाइंड करके थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना, या तो फिर ऑफलाइन क्लास वाले भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे। जस्ट अ सेकंड ना, ओके।
चलिए अब हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये पार्टनर है और ये फर्म है, फर्म ने लोन दिया था किसको, पार्टनर को, अब इसके बदले इंटरेस्ट हम दे रहे हैं किसको, फर्म को। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्म के लिए इनकम हो गया और पार्टनर के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब जितना चीजें हमने इसके पहले टॉपिक में पढ़ा है वही सारा चीज यहाँ पे भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो हमने अभी पढ़ा था पहले, वही सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। जैसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इट इज इनकम फॉर फर्म एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनर, ये मैंने आपको बता दिया। शोन इन P&L अकाउंट नॉट इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे लेना हो चाहे देना हो, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, P&L अकाउंट का पार्ट है, इसलिए P&L अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। याद रखना, इट इज नॉट चार्ज टू एप्रोप्रिएशन बट चार्ज टू P&L अकाउंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, चार्ज इवन इन केस ऑफ लॉस। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे लेना हो चाहे देना हो, उसका प्रॉफिट या लॉस से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हमको लेना है तब भी हम ले लेंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर हमको देना है तब भी हम दे देंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। ठीक है, चार्ज एट एन एग्रीड रेट, ये मैंने पहले बताया था, वहां पे भी अगर जो एग्रीमेंट हुआ 10% 5% जो भी है उस रेट से हम लोग देंगे या फिर लेंगे, यहाँ पे चार्ज करेंगे। पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस कंडीशन में यहाँ पे एक चेंजेस आ गया, हम पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे वहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं था तो 6% इंटरेस्ट देते थे, अब यहां पे अगर हमारे पास डीड नहीं है तो हम पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। यही एक चेंज हुआ है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगा। तो देखो अब जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट हमको लेना है पार्टनर से, तो लेना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा काट दो, हमने ले लिया, सीधी बात। तो कैपिटल अकाउंट से पैसा काटेंगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड। किधर आएगा, डेबिट साइड। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करेंट अकाउंट से पैसा काटेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो ओनली कैपिटल अकाउंट काटेंगे, लेने के केस में, नॉट इन देने के केस में नहीं, लेने के केस में। ठीक है, तो यहां पे देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, पैसा रिड्यूस हो गया, और कहां डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट में, और उनसे इंटरेस्ट हमने उनके लोन अकाउंट से ले लिया। ठीक है, और क्लोज करेंगे तो ये P&L अकाउंट के किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि इस बार ये इनकम है फर्म के लिए, तो इनकम किधर जाता है, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो देखो P&L अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और किस नाम से जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, चलिए फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ यूज अपॉन 12। तो ये भी टॉपिक कोई खास नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अ रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अब इसको समझना कि मान लो ये पार्टनर है आपका चुन्नू, ठीक है, ये कौन है, चुन्नू, ये पार्टनर है, और यहां पे एक आदमी है मिस्टर लाला, ये कौन है, लाला, और लाला इज अ लैंडलॉर्ड। ठीक है, इसका काम है किराए पे जगह देना, और ये है आपका फर्म, ये आपका पार्टनरशिप फर्म हो गया, मान लो चुन्नू मुन्नू लिमिटेड। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, इस बिजनेस को चालू करने के लिए हम अगर लाला का जमीन यूज करते हैं, ये जमीन किसका है, लाला का है, और लाला कौन है, लैंडलॉर्ड है, बाहर का आदमी है, तो ये रेंट लेगा कि नहीं लेगा, आप बताओ, बिल्कुल लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई, अगर नहीं लेगा तो ये करेगा क्या, तो ये जमीन के बदले या इस अपने जगह के बदले क्या लेगा, रेंट। फर्म क्या करेगा, पे करेगा, किसको, लाला को पेमेंट करेगा। और एक बात बताओ, मान लो फर्म को लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो गया तो क्या लाला रेंट छोड़ देगा, क्या लाला रेंट छोड़ देगा, नहीं भैया, आपको प्रॉफिट हो आपको लॉस हो, आपका क्या कंडीशन है, हमको कोई मतलब नहीं, हमारा रेंट मंथली चाहिए, मतलब चाहिए, तो ये रेंट कंपलसरी लेगा इवन इन केस ऑफ लॉस। अब हम लाला की जगह मान लो चुन्नू की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किसका प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चुन्नू, जो कि यहां पे क्या है, पार्टनर है। तो अब ये बताओ, अगर आप चुन्नू का प्रॉपर्टी यूज करोगे तो चुन्नू को रेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हाँ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। यहां पे चुन्नू ने अपनी प्रॉपर्टी पार्टनर के हिसाब से नहीं दिया है, लैंडलॉर्ड के हिसाब से दिया है। किसके हिसाब से दिया है, लैंडलॉर्ड। तो यहां पे आप चुन्नू को पार्टनर मत मानो, जब उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा एज अ लैंडलॉर्ड, तो इसको भी आपको रेंट कंपल्सरली पेमेंट करना पड़ेगा इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको रेंट देना ही पड़ेगा। और ये जो रेंट दे रहे हो उसको आप एज अ पार्टनर नहीं दे रहे हो, एज अ लैंडलॉर्ड दे रहे हो। तो लैंडलॉर्ड दे रहे हो तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए क्या, नहीं। अगर ये एज अ पार्टनर होता तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता,
यहाँ पे ये एक्सटर्नल एक्सपेंस है, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो कौन से अकाउंट में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या हो जाएगा भाई? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आया समझ में? P&L अकाउंट की तरह जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। चलिए अब इस पॉइंट्स को देख लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। मैंने अभी बता दिया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ना कि एप्रोप्रिएशन। गिवन इवन इन केस ऑफ लॉस एज एक्सपेंस ऑफ द फर्म, ठीक है, और शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट इफ नॉट येट डिडक्टेड। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया नेट प्रॉफिट 1 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख आफ्टर रेंट ऑफ चुन्नू, चुन्नू इज अ पार्टनर, रेंट हम माइनस कर दिए, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 1 लाख। तो बहुत बढ़िया बात है, ये 1 लाख कहाँ चला जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर यहां से इसका इंटरेस्ट माइनस, सॉरी रेंट माइनस नहीं हो, इसको रेंट देना मान लो 40,000 रुपीज ईयरली, 40,000 रुपीज ईयरली, और अभी तक ये रेंट पे नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप 1 लाख में 40,000 माइनस कर दो। अब ये जो 60,000 बचेगा ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, और ये नेट प्रॉफिट नहीं है, तो ये आपका ट्रांसफर होगा कहाँ पे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लास्ट चीज ध्यान रखेंगे, आपको अगर रेंट जो है, इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर मंथली दिया है, अगर आपको मंथली दिया हुआ है तो उसको इंटू 12 करके आपको ईयरली बनाना पड़ेगा, और अगर आपको ईयरली दिया है, पर एनम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपका रेंट वाला भी टॉपिक खत्म। अब आते हैं लास्ट, कमीशन टू एम्प्लॉय और मैनेजर। ये सेम है, सैलरी जैसा टॉपिक हमने अभी पढ़ा था, वही सारी चीजें यहाँ पे रिपीट होगा, बस एक फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो सारा चीजें रिपीट होगा जो हमने सैलरी में पढ़ा है, तो मैं उन चीजों को दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे आपको बस पढ़ के बता देता हूं। देखो, इट इज गिवन इवन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि अगर हमको कमीशन किसको देना, मैनेजर या एम्प्लॉय को, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देना ही पड़ेगा। हाँ, यही अगर पार्टनर को देते तो फिर पार्टनरशिप डीड होता तभी देते, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो नहीं देते, ठीक है। इट इज अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। देखो, हमको देना है, किसको देना है? मैनेजर को, लेकिन जनरली होता क्या है, कमीशन जो होता है वो परसेंटेज में देता है। जैसे बोल दिया यहाँ पे, कमीशन पेबल टू पार्टनर एट, सॉरी मैनेजर एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बोल दे नेट प्रॉफिट का 10% देंगे, तो नेट प्रॉफिट होगा तभी तो 10% देंगे, नहीं होगा तो कहां से देंगे? तो नहीं देंगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ये जो है वो सेल्स का है, सेल्स का परसेंट देना है, तो मान लो मुझे नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लॉस हो गया, नेट प्रॉफिट की जगह क्या हो गया? लॉस हो गया, फिर भी मैं 10% उसको दूंगा सेल्स का, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल्स का आपको देना है, तो ठीक है। तो मान लो फर्म को लॉस हो गया 10,000 एग्जाम्पल के लिए, और आपको बोल रहा है कि मैनेजर को 10% कमीशन देना है, तो लॉस हो गया तो 10% कमीशन हम नहीं देंगे, क्योंकि कहां से देना था कमीशन? प्रॉफिट से देते हैं कमीशन। लेकिन क्वेश्चन ये बोल दिया कि हमको मैनेजर को कमीशन देना 10% ऑफ सेल्स, और क्वेश्चन का मान लो आपका सेल्स है 20,000, तो सेल्स 20,000 है, इसका 10% हमको कमीशन देना है, तो 10% कितना हो गया? 2,000, तो हमको 2,000 कमीशन देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आया समझ में? तो इस पॉइंट का मतलब वही था। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि मैनेजर कमीशन जो है सर्टेन परसेंटेज देना है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का देंगे, और सेल्स का बोलेगा तो सेल्स का देंगे। लेकिन जब प्रॉफिट का बोलेगा तो प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन जब सेल्स का बोलेगा तो प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमको देना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज गिवन एज अ चार्ज। ये एज अ चार्ज दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मैनेजर कमीशन जो है वो P&L अकाउंट में शो होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा। लेकिन पार्टनर का कमीशन होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगा। ये आपको सैलरी में भी देखे थे, यहाँ पे भी देख लिए। तो पार्टनर से रिलेटेड है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगा, लेकिन मैनेजर या एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। ये कौन से अकाउंट में आएगा? P&L अकाउंट में आएगा। और इसका फिर से सीधा मतलब वही है कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है और उसमें से मैनेजर कमीशन अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है, तो पहले आप मैनेजर कमीशन को माइनस कर लो नेट प्रॉफिट से, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। ये तो मैंने आपको बार बार बताते आ रहा हूं, ठीक है। नाउ इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट इफ नॉट येट डिडक्टेड, यही पॉइंट मैंने आपको बता दिया अभी तक, ठीक। नाउ कैलकुलेशन देखते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो, मैनेजर को कमीशन देना है, तो क्वेश्चन में आपको बिफोर चार्जिंग बोलेगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ये वर्ड देगा आपको, या तो आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
ये दोनों में से कोई एक वर्ड आपको दिखेगा। तो अगर आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, है ना, या डिविजिबल प्रॉफिट को बोलेगा तो डिविजिबल प्रॉफिट लेना, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर आफ्टर बोलेगा तो आपको लेना है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारा नेट प्रॉफिट है 1,10,000, कितना है 1,10,000, और रेट ऑफ कमीशन है 10%, तो बिफोर है तो यहाँ पे 10%, तो 2 0 काट दो, यहाँ पे आ गया 11,000 हमको कमीशन देना है। लेकिन अगर वो आफ्टर सच कमीशन बोलता तो यहाँ पे 1,10,000 इंटू 10% अपॉन 100 प्लस 10 दैट इज 100 प्लस 10 दैट इज 110, तो यहाँ पे कितना हो गया, आपको देना पड़ेगा 10,000 कमीशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये कमीशन को आप पहले माइनस कर लेंगे, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे किसमें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये हो गया जितनी भी टॉपिक हमारा अभी तक छूट गया था सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया। अभी तक सिर्फ 2 ही टॉपिक बच गया है, आपका पास एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इससे रिलेटेड मैं एक कंपाइल्ड क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सभी चीज़ आ जाए, जनरल रिजर्व भी आ जाए, मैनेजर कमीशन भी आ जाए, है ना, क्या कहते हैं, सैलरी ऑफ पार्टनर भी आ जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाए, सब कुछ जैसा एक ही में आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर के बाद डिलीवर करता हूं, ठीक है। तो इतना चीज़ों को आप लिख के समझ के चलेंगे, मैं इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।